जिस तरह शाह साहब ने भी कहा और ज़हीर साहब ने भी कहा कि जो वफाकी मोतसिब का इदारा है, मैं थोड़ा सा पहले आपको उसका तारुफ़ करवा दूं ताकि फिर आपको समझने में भी आसानी रहेगी और मुझे एक्सप्लेन करने में भी आसानी रहेगी कि किस तरह हम काम करते हैं और किस तरह हम मज़ीद आपके लिए और काम करेंगे जी। वफाकी मोतसिब का इदारा 1983 के अंदर पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश हुआ और आप बहुत सारे आप में से लोग जानते होंगे कि सरदार इकबाल साहब हुआ करते थे जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, एक बड़ा वेल रिनाउंड किस्म का वो जूरिस्ट थे जो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, हाई कोर्ट के जज भी रहे, चीफ़ जस्टिस भी रहे और बड़ा उनकी एक कंट्रीब्यूशन थी। उन्होंने 1983 के अंदर जब ये रिटायर्ड हुए उससे, तो जनरल ज़ियाउल जो 1973 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक प्रोविज़न ये है कि पाकिस्तान के शहरियों को फौरी और सस्ता इंसाफ मुहैया होना चाहिए जी। और 73 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक लिस्ट है उसके अंदर वफाकी मोतसिब 6% है, यानी कि 1% से भी कम जो है वो हमारे फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें हैं, क्योंकि उसके अंदर ये है कि कंप्लेनेंट को भी इस चीज़ का पता चल जाता है कि हमारा फ़ैसला क्या है और एजेंसी को भी उस चीज़ का पता चल जाता है कि इस फ़ैसले के अंदर क्या है। ये वो चीज़ें थी जिस पे हमने पहले काम किया। उसके बाद हमने बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो लिए। हमने पाकिस्तान की जेल्स के अंदर काम किया सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। ये जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को देखा कि इन्होंने कोर्ट के पास, और हमने उनको भी रिज़ॉल्व किया है और आइंदा हमने उन्हें मैकेनिज़्म ये दिया है कि कोई भी केस 60 दिन से पुराना जो है वो आपके पास पेंडिंग नहीं रहना चाहिए और 1 जनवरी से हम इस सारे सिस्टम को ऑटोमेशन के ऊपर लेके जा रहे हैं जी। इस तरह पुलिस क्लियरेंस का एक बहुत बड़ा इशू है, कल भी काउंसल जनरल साहब ने इसको रेज़ किया और मैंने इस पे 6 माह पहले इस पे कॉग्निजेंस लिया जी। और जितने भी हमारे आईजीज़ हैं, चाहे गिलगित बल्दिस्तान, कश्मीर और चारों प्रोविंस के और इस्लामाबाद के, कल वो लेटर मैंने शेयर भी किया था। ये पासपोर्ट्स वाले यहाँ पे हैं जी, जवाद साहब जी, और वो हमने ये किया है कि 28 दिन के अंदर पुलिस क्लियरेंस जो है वो आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी 28 दिन की क्लियरेंस नहीं होती तो आप वफाकी मोतसिब के अंदर कंप्लेंट करें और हमने इसके लिए जो नेशनल पुलिस ब्यूरो है उसे भी कहा है कि इस सारे प्रोसेस को फॉरेन मिशन से लेके डीपीओ जो कंसर्न है उस तक इसको ऑटोमेशन के ऊपर लेके चले जाएं जी। इस तरह हम जो रेमिटेंसेस के मुतालिक है वो हम ये कर रहे हैं कि जी जब भी कोई पाकिस्तानी जीसीसी कंट्रीज़ या सऊदी अरब के जाएगा उसी वक्त हम उसका बैंक अकाउंट जो है, चूँकि वहाँ पे बहुत कम पढ़े लिखे लोग जाते हैं, उनके इश्यूज़ को हमने एड्रेस किया जी। और उनकी अपने जो इंश्योरेंस कवर है उसको 2 से 5 साल के लिए हमने किया है ताकि उनके बिलियंस के क्लेम्स जो थे ये हमारे इन बेचारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वहाँ पे पड़े हुए थे, जिसको हमने स्ट्रीम लाइन करके तो उसको हमने ईयर बाय ईयर जो है हमने उसको टेकअप करना शुरू कर दिया जी। और ये जो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और उसको जो रिज़ल्ट्स ये था कि जो भी कंप्लेनेंट है वो ये समझता है कि जितनी देर तक मेरा आई टू आई कांटेक्ट जो है वो किसी शख्स के साथ ना हो तो शायद मेरा मसला हल नहीं हो सकता। इसलिए हमने जो स्काइप का हमने पूरा प्लान किया है और मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ को जो है वो हमने उन्हें कहा है कि जितने भी कंट्रीज़ के अंदर CWAs हैं उनके आप स्काइप एड्रेसेस बनाएं, कुछ के बन गए हैं और ये जो हमने डेट उन्हें दी थी वो ये दी थी 24 अक्टूबर तक वो बन जाएंगे। इसी तरह हमने पाकिस्तान के जितने एम्बेसडर्स हैं उनके स्काइप एड्रेसेस पे हम कहा है और वो भी हमने 24 की डेट दी है। इंशाअल्लाह ताला जब मैं वापस जाऊंगा तो वो ये चीज़ें हो गई होंगी और हम अगले जो माह है नवंबर उस पर हम ये करेंगे ये कि मैं चन्ना साहब से मैंने ऑलरेडी भी कहा हुआ है कि नवंबर के अंदर हम न्यूयॉर्क से इस चीज़ को स्टार्ट करें। हम एक स्केड्यूल देंगे, उसके अंदर ये उस वीडियो लिंक के अंदर आएंगे, मैं यहाँ पे हूँगा, आपकी कंप्लेंट्स हमें पहले आ जाया करेंगी, हम आपको टाइम देंगे तो आप घर बैठ के अपनी कंप्लेंट को एक्सप्लेन कर सकेंगे जी। और वो जितने भी जिस डिपार्टमेंट के लोग हैं जो आपसे रिलेटेड होंगे वो सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद होंगे और हम उसी वक्त फ़ैसला करेंगे उन कंप्लेंट्स का जी। इसी तरह एयरपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, उसके लिए हमने पाकिस्तान के 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर
वन विंडो फैसिलिटेशन डेस्क इस्टेब्लिश किए जो इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंजेस के अंदर मौजूद हैं, जिसमें FIA है, OPF है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, सिविल एविएशन अथॉरिटी है, नादरा है, एंटी नार्को, ये जितने भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट हैं। और हमने उसके साथ ये किया है कि पूरा आपका जो एयरपोर्ट है उसको CCTV कवरेज के अंदर हम ले आए हैं जी। और उसकी एक्सेस हमने ये की है कि सिविल एविएशन के अपने हैं कैमराज और ASF के अपने कैमराज हैं। और ये पहले कुछ एरियाज़ कवर नहीं थे, अब हमने जहाज़ की टेल तक उनको कवर करवाया है कि अगर किसी का सामान गुम हो तो हमें पता चले कि वो किस जगह जो है वो चीज़ें जो हैं वो गायब होके गई हैं। चूँकि अनफॉर्चुनेटली जाते हुए इमिग्रेशन पे तंग किया जाता है के अंदर मोतसिब का इदारा या मैं ग्रीवेंस कमिश्नर फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हम काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई केस जिस तरह मैंने आगे कहा कि 45 दिन से पुराना नहीं है। पाकिस्तान की ग्रास रूट लेवल तक जाके काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इसी स्पीड को, इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और आपसे जो चीज़ें हम उन चीज़ को करते रहेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है अगर आप जाके कंप्लेंट्स कर सकते हैं और उसके लिए किसी किस्म का कोई कोर्ट फी नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। जस्ट आपने लिखना है और आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन शो करनी है, वो चाहे ID कार्ड की सूरत के अंदर है या नए कॉप की सूरत के अंदर है, ताकि सिर्फ हमें इस चीज़ का आइडिया ये आ जाए कि कोई एनोनिमस कंप्लेंट जो है वो नहीं है। लेकिन हमने एक सिस्टम ये किया है कि जो भी दरख्वास्त आए, अगर तो वो उस पर नाम नहीं है तो फिर हम ज़रा उसे रोक लेते हैं, अगर नाम आए तो हम उस पर नोटिस ज़रूर करते हैं ताकि जब अगली डेट पे आएगा तो वो लाएगा, ताकि टेक्निकली कोई नॉकआउट जो है वो इस सिस्टम से ना हो सके। हाँ जी, जुरिस्डिक्शन ये है कि पाकिस्तान का सिर्फ 3 एरियाज़ में आपको बता दूँ। एक डिफेंस मैटर्स जी, डिफेंस मैटर्स का मतलब ये है कि जो प्योरली फ़ौज से रिलेटेड है या प्योरली हमारी इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है जी, 2। और तीसरा ये है कि किसी जगह अगर आपने कोई केस किया हो हमारे पास कंप्लेंट फ़ाइल करने से पहले तो वहाँ पे नहीं है। अदरवाइज़ पाकिस्तान के तमाम सरकारी महकमे, तमाम सरकारी कॉरपोरेशंस, यानी कि आप ये समझें कि जिस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश किया हो, जिसको बनाया हो, जिसके लिए लेजिस्लेशन हो या जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक भी शेयर है, उसके अंदर वफाकी मोतसिब की जुरिस्डिक्शन जो है वो मौजूद है। जो ऑनलाइन कर दिया आप इन्होंने, वो आम पब्लिक के लिए तो उसको करना वो बड़ा मुश्किल काम है, उसको आप कैसे आसान कर सकते हैं? देखिए, चीज़ ये है कि जब ये नए कॉप वाला आया था तो लोग कहते थे जी लंबी लाइनें लग गई हैं, इन लाइनों का कोई हल निकालें। हुआ ये है कि जब आप यहाँ पे आए हैं सारे लोग, तो उस वक़्त हमारी एम्बेसी की कैपेसिटी कुछ और थी डील करने की। दिन ब दिन लोग बढ़ते गए और उस पर हुआ ये है कि अब हमारी बहुत सारे मुल्कों के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि हम उनको हैंडल करें। और अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट ने इस पे काम भी नहीं किया कि जहाँ पे 2 चाहिए वहाँ पे 4 बंदे कर देंगे, 4 से 8 कर दें। दूसरा एक बहुत बड़ा इशू था वो ये था कि लोग ये कहते थे कि जी हमें जाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है, तो इसका कोई मैकेनिज्म नहीं। जब नादरा ऑनलाइन चली गई तो ये तकरीबन 8 से 9 माह मुझे इस पर कंप्लेंट्स आई, साउथ कोरिया से आई, इंग्लैंड से आई, बहुत सारे मुल्कों से आई कि जी वो लोग पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन उसका ये था कि 9 माह तक ये सिस्टम चलता रहा कि पैरेलल जो है वो आप ऑनलाइन पे भी जा सकते थे, आप उस पर भी जा सकते थे। बट फाइनली इस चीज़ को डिसाइड किया गया कि अब IT पे जाना चाहिए। और अब IT तो अब इतनी कॉमन हो गई है जी कि मोबाइल्स तक आ गए हैं। और मैंने ये एक नादरा को कहा था कि आप इसको रिकन्सिडर करें इस चीज़ को, तो उन्होंने कहा सर कि जब हम दोबारा इन चीज़ों पे चले जाएंगे तो फिर वही एक आएगा कि कल को फिर को आके कहेगा कि जी वो जी ये इशू जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए, ये इशू होना चाहिए। तो अगर हम फास्ट ट्रैक पे चले गए हैं तो हमें इस चीज़ को हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें IT पे जाना चाहिए। और इसी का ये है कि अब पासपोर्ट्स के लिए भी आपको रिन्यूअल के लिए आपको अब पासपोर्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप जाएं, आप उसी तरह सिस्टम पे जाएं, उसे करें और ये आपको 10 साल के लिए आएगा। तो आपके सहूलत के लिए IT है तो उससे फ़ायदा लेना चाहिए। जी लोधी साहब आपसे। अच्छा अच्छा, खुशी की बात कि आप मौजूद आए और आपने अपने इदारे के बारे में बताया और ये मैं समझता हूँ कि हैरतनाक। लेकिन आज मैं एक मसला
मसले की निशानदेही आपकी तरफ करना चाह रहा हूँ। जो कौम अपने उस्ताद की पेंशन था उसका इस जमाने में मकाम क्या हो। मेरे गवर्नमेंट कॉलेज के एक उस्ताद है, प्रोफेसर रिटायर्ड जावेद इकराम शेख, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आजकल वाशिंगटन में रहते हैं, वर्जीनिया में, यहाँ भी पढ़ाते रहे हैं। उनकी पेंशन खाई जा चुकी है, फाइलिंग गायब हो चुकी है और मुतअद्दिद चक्कर लगाने के बाद उन्होंने अपनी यूट्यूब पे एक अपील चीफ जस्टिस 2012 में दी। मैं उनकी तरफ से आपसे गुजारिश करता हूँ, देखते हैं। अच्छा चले, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हमने पेंशन्स को टेकअप किया, मैं बतौर ग्रीवेंस कमिश्नर के, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है और मैं अक्सर गवर्नमेंट में कहता भी हूँ कि मैंने तो कोई कल को पेंशन नहीं ना लेनी थी। मतलब मैं पेंशनेबल सर्विस में तो नहीं हूँ ना कि जिस तरह वो दूसरे रिटायर्ड लोग हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का एहसास है। सिस्टर इन लॉ है, वो डॉक्टर हैं, एक ब्रिटिश सिटीजन है वो। उन्होंने उनको कॉल की, वो ईद वाले दिन वो वहाँ आए, उन्होंने आके उनको पेपर दिया, मेरी उनकी सिस्टर इन लॉ थी, एक पैसा नहीं दिया। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जो अच्छाई उनमें है, जो उन्होंने की है, आई सैल्यूट। अगर आप कभी उनसे आपसे बात हो या किस तरह से, उनको कहिएगा डॉक्टर अस्मा का थैंक यू। नहीं, आप लिख के भेजें, मैं ये कहता हूँ। मैं देखे, मैं ये सामने बैठे हुए ना, मैं चलो इनके सामने करता हूँ कि जिस दिन मैंने फैसला किया, मैंने कहा ये हमने स्काइप शुरू करना है और चूँकि मैंने यहाँ आना था, मैंने कहा चले न्यूयॉर्क करेंगे। इनको यहाँ के 2:30 बजे थे जब मैंने लाइन पर लिया जी, यानी कि रात के 2:30 बजे। और मैंने इन्हें कहा भी, मैंने कहा चन्ना साहब आप इस तरह करें, क्योंकि टाइम डिफरेंस आपको पता है 9 बजे आ जाता है, तो हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर, आपका जो वहाँ पे वर्किंग टाइम है मैं उसके मुताबिक आऊँगा। तो 2:30 बजे अगर ये आए तो बहुत सारी चीज़ें, हाँ उसके अंदर ये है, मैं अब आपसे ये गुजारिश ये करूँगा कि जो चीज़ें आप समझते हैं कि ठीक है, उनको आप अप्रिशिएट करें। जो चीज़ें आप समझते हैं कि ठीक नहीं है, उनको आप, जिस तरह मेरा इदारा है और जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि ये एक चीज़ है, आप बजाय उसको लेफ्ट राइट जाने के आप उसको ट्राई करें। यूनाइटेड नेशंस में राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए आज तक दरखास्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं दी और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आफ्टर रेजोल्यूशन नंबर 1196 ऑफ 1948 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डीकॉलोनाइजेशन कमेटी में यूनाइटेड नेशंस की दरखास्त देनी थी। लेजिस्लेटिवली वो आज तक नहीं दी गई और किसी एम्बेसडर ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी प्रेसिडेंट ने मुझे इसका जवाब नहीं दिया। लास्ट वीक प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर साहब मौजूद थे पाकिस्तान मिशन में, मैंने उनसे भी ये सवाल किया। वो खुद भी करियर डिप्लोमेट हैं, लेकिन उन्होंने भी इस बात का जवाब नहीं दिया। तो सर, आई एम सबमिटिंग अ फॉर्मल कंप्लेंट ऑफ प्लेइंग विद द ब्लड्स ऑफ कश्मीरीज फॉर द लास्ट 70 ईयर्स और मैं दरखास्त करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए दरखास्त यूनाइटेड नेशंस में सबमिट की जाए। थैंक यू सर। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें दो चीज़ें कहूँगा जी। एक तो मैं ये कहूँगा कि जो मेरा डोमेन है मैं उस पर बात करूँगा। डेफिनेटली ये एक फॉरेन इशू है, उसके ऊपर उन इदारों को जाना चाहिए और करना चाहिए। अपनी पूरी कोशिश होती है कि अपने रास्ते पे चलें और यही वजह है कि आज पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक छोटी सी इज्जत है। हाफ़िज़ एहसान अहमद खोकर साहब जो कि पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए और इतने मुख्तसर दौरे में कल से आज तक जहाँ भी जा रहे हैं हम सब की मुश्किलात को आसान करने के लिए अपना तरीक़ेकार लाएअमल बता रहे हैं। हमें इसके लिए उनका एहसानमंद होना चाहिए।